स्पीड वेलोसिटी था, फिर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन था, और एक आदि और भी क्वांटिटी थी जो मैंने नॉर्मल नोट्स में नहीं लिखवाई हुई थी, तो मैंने कल वो मुकम्मल कर दी। खैर बहरहाल डायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इट? इज द स्टडी ऑफ मोशन, इज द स्टडी ऑफ मोशन अलोंग विद क्या? इज द स्टडी ऑफ मोशन अलोंग विद, ये स्टडी ऑफ मोशन एंड क्या? आसान लफ्जों में अगर मैं ये लिख दूं, इज द स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस, या ये भी कहा जा सकता है इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन मोशन। खैर बात जो भी है जनाब, मैं मजीद डेफिनेशन में नहीं जा रहा, सिर्फ क्या बुनियादी बात है, एक तो लफ्ज मोशन क्या है वो समझना है, और एक लफ्ज फोर्सेस क्या है वो समझनी है। मुझे लगता है कि जो मोशन का मीनिंग है काइनेमैटिक्स में हमने उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। क्या मीनिंग है मोशन का? कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्या मतलब है इस बात का कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा? हमने बेटा आपको अगर याद करें तो काइनेमैटिक्स में पढ़ा ही क्या है? हमने ये नहीं पढ़ा कि मूव कराएगा कौन, हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मतलब क्या है इस बात का? क्या मतलब है कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो सर या उसका डिस्टेंस होगा, या उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, या उसकी कोई स्पीड होगी, या उसकी कोई वेलोसिटी होगी, या उसकी कोई एक्सेलरेशन होगी, या उसकी कोई डिसेलरेशन होगी, या उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा। किसको मसला इस बात से? यही पढ़ा है ना, ये कुछ और पढ़ा है? बेसिकली जो काइनेमैटिक्स था वहां आपने डिफाइन किया कैसे? एज इफ इट्स द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्सेस। उस जुमले का मतलब ये नहीं था कि कोई ऐसी मूवमेंट है जो फोर्स के बगैर हो रही है। उसका मतलब ये था कि आपने मूवमेंट पढ़नी है, आपने बस मूवमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी है, आपने मूवमेंट का मतलब सीखना है। हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम मूवमेंट कराता कौन है, ये मूवमेंट होती कैसे है, उसका फोर्स के साथ क्या ताल्लुक है, अब हम फोर्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो बेसिकली मैं समझता हूं कि काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन पता क्या होनी चाहिए थी? इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन अदर देन फोर्सेस। क्या होना चाहिए था? आपका एक सवाल था काफी दिनों से, पिछले काइनेमैटिक्स में आप सब मुझसे पूछ रहे थे सर ये मोशन विदाउट फोर्सेस कैसे मुमकिन होती है? तो मैं आपको कह रहा था भाई जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं भी जवाब दे देता हूं, कोई मोशन विदाउट फोर्सेस नहीं होती। कोई ऐसी मोशन नहीं है जो क्या हो, जो विदाउट फोर्स हो। तो फिर आप कहेंगे सर आपने इतना बड़ा चैप्टर कैसे पढ़ा है? भाईजान मैंने उस चैप्टर में बेसिक टर्म्स सिखाई हैं। मैंने कब कहा है कि मोशन हो रही है और बगैर किसी फोर्स के हो रही है? मैंने तो ये बोला ही नहीं है। मैंने तो ये बोला था मैं मोशन पढ़ाऊंगा विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। क्या भी मैं फोर्स को रेफर करूंगा नहीं? इसका मतलब ये था कि मैं ऐसी मोशन पढ़ाऊंगा जिसमें फोर्स ही नहीं होती। क्या ये मतलब था? ये तो मेरा मतलब ही नहीं था। मैं तो बड़े तरीके से चल रहा था। मैंने ये किया कि मैं मोशन की टर्म सिखाऊंगा लेकिन अभी फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। असल मोशन फोर्स के थ्रू ही होती है, मैं मानता हूं, मैं भी कह रहा हूं, और अभी आगे मैंने फोर्स को इन्वॉल्व करना है। लेकिन पिछले चैप्टर में क्या किया? आई हैव जस्ट टॉट यू सम टर्म्स कि डिस्टेंस क्या होता है। अब डिस्टेंस का टर्म समझाने के लिए मुझे फोर्स पढ़ानी पड़ेगी, मुझे डिस्प्लेसमेंट का टर्म समझाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत थी, मुझे स्पीड या वेलोसिटी पढ़ाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत थी। हाँ, वैसे एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन पढ़ाने के लिए थोड़ा सा फोर्स की जरूरत थी, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है यार, अभी काइनेमैटिक्स ही चलने दो। एक दफा फोर्स जब स्टार्ट करूंगा तो सुथरी तरह स्टार्ट करूंगा, फिर हर दफा। अब क्या होगा? अब के बाद से मैं फोर्स के बगैर बात ही नहीं करूंगा। ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इवन अगर रुका भी हुआ है तब भी मैं उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करूंगा। वो चल रहा है मैं तब भी फोर्सेस अप्लाई करूंगा। वो एक्सेलरेट कर रहा है तब भी फोर्स का जिक्र होगा। वो डिसेलरेट कर रहा है तब भी फोर्स का जिक्र होगा। वो जिस किसी भी स्टेट में है अब मैं फोर्स इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि फोर्स का बहुत बड़ा अमल दखल है ऑब्जेक्ट की स्टेट के अंदर कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है और किस स्टेट में नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। ठीक है, फोर्स से पहले क्या किया गया है या पिछले चैप्टर में क्या किया गया है, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। फोर्स से पहले क्या किया गया है और पिछले चैप्टर में क्या हुआ है। ध्यान मेरी तरफ देने का मतलब मेरी तरफ देखिए, आप भी पीछे टेक लगाइए और मेरी तरफ देखिए प्लीज, और अपना ये जो हुडी शुडी है इसको पीछे करें। जी जनाब साहब,
जो आखिर में बैठे हैं उठकर आ गए हैं। साद इमरान उठो वहां से बेटा। उमर आप भी उठो वहां से, इधर जगह इधर लाके कुर्सियां रखे अपनी। अच्छा जी, बात सुने जनाब साहब, क्या बात हो रही है? क्या कह रहा था? आपके एक सवाल का जवाब दे रहा था। किस सवाल का? क्या आपने मुझसे पिछले चैप्टर में पूछा सर ये मूवमेंट विदाउट फोर्स कैसे होती है, तो मैंने किसी को जवाब नहीं दिया कि मूवमेंट विदाउट फोर्स कैसे होती है, क्योंकि जवाब क्या है, मूवमेंट विदाउट फोर्स होती ही नहीं है, वो तो फोर्स के साथ ही होती है। तो आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे वी विल स्टडी मोशन विदाउट फोर्सेस, तो मैं कह रहा था वी विल स्टडी मोशन विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था वी विल जस्ट स्टडी क्या, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। और वो क्या टर्म्स थी रिलेटेड टू मोशन, वो आपने कल लिख ली। डिस्टेंस वाज अ टर्म, डिस्प्लेसमेंट वाज अ टर्म, स्पीड वाज अ टर्म, वेलोसिटी वाज अ टर्म, एक्सेलरेशन वाज अ टर्म, डीसेलरेशन वाज अ टर्म, एंड अल्टीमेटली मुझे पता चला कि कोई और भी टर्म है। पीछे से चेयर लेकर आओ लास्ट रो से, इधर ही बैठोगे मेरे पास। इमरान जरा लाइट्स वगैरह सारी ऑन कर दें। चलो जी, सो क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? हम ये कह रहे हैं कि मैंने आपको क्या किया, काइनेमैटिक्स में बेसिक टर्म्स पढ़ाई रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू मोशन। वो क्या क्या था? बल्कि यूं समझिए, एक काम करेंगे आप जरा प्लीज, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स की डेफिनेशन से भी पीछे जाएंगे। उससे पीछे भी एक डेफिनेशन लिखी है मैकेनिक्स की। प्लीज गो टू द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। वहां बताएं क्या लिखा हुआ है, चेक करें। वहां लिखा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, सिंपल स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है जी, वहां सिर्फ क्या लिखा था, स्टडी ऑफ मोशन। फिर हमने आगे कहा यार काइनेमैटिक्स में क्या होगा और डायनेमिक्स में क्या होगा। हमने कहा जी काइनेमैटिक्स में क्या होगा, हम मोशन पढ़ेंगे विदाउट क्या, विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। फिर हमने डायनेमिक्स में क्या कहा, हम मोशन पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू क्या, फोर्सेस। अगर किसी ने इसका यह मतलब निकाला है कि देयर इज सम मोशन दैट इज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्सेस, तो आई एम, फिर मेरे से शायद गलती हुई है, मैंने गलत जुमला बोला होगा। ये मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये डायनामिक्स में सर आसिम, डायनामिक्स वाले 5 प्रिंट चाहिए मुझे क्लास के लिए। मैकेनिकल फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, दैट इज डायनामिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। मूवमेंट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या होगा, अब मुझे मूवमेंट से रिलेटेड या मोशन से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक टर्म्स आपकी सारी क्लियर हैं। अब मैं फोर्स को समझाऊंगा और कभी स्पीड बोलूंगा, कभी वेलोसिटी बोलूंगा, कभी एक्सेलरेशन बोलूंगा, कभी डिसेलरेशन बोलूंगा, और मुझे उन वर्ड्स को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज मैं उन वर्ड्स की एक्सप्लेनेशंस दे चुका हूं। अब मैं सिर्फ एक ही नया वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा। क्या है वो नया वर्ड? दैट इज फोर्स। फोर्स को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आज के लेक्चर में। सो यू नो व्हाट, देयर यू गो जी। हेलो जी, क्या करें जनाब साहब इसके बाद? यू नो, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस टू फोर्सेस, एंड यू अंडरलाइन दिस फोर्सेस। एंड सबसे पहले उसकी O1 लेवल की डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज O1 लेवल? वो प्री O लेवल टाइप होता है। क्या लिखा वहां पे? व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? अगर हम फोर्स को इम्प्रॉपर, लिखा भी क्या है, इम्प्रॉपरली डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करते हैं सर जी? किसी बंदे को पुश करें या किसी बंदे को पुल करें, तो किसी एक ऑब्जेक्ट ने अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश किया या पुल किया, तो उस पुशिंग या पुलिंग को क्या कहते हैं? उस पुशिंग या पुलिंग को फोर्स कहते हैं। और आई थिंक ये जो है वो क्या है जनाब, ये पहली उसकी डेफिनेशन है, लेकिन कोई प्रॉपर सी नहीं है, बड़ी ऑर्डिनरी सी पीछे प्री ऑर्डिनरी लेवल की है। क्या मतलब है इसका जनाब साहब? इज द पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द अदर। तो यू नो, फोर्स के साथ सबसे पहली बात क्या है, पुश और पुल ऑफ क्या, ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द अदर। यहां तक किसी को मसला है जी? एनीवन? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ये लिखने वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, या फिर आपके पास मौजूद है।
खैर, जब एक बंदा एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करता है या पुल करता है, व्हाट हैपेंस? ये पुश या पुल का वर्ड लिखा हुआ कहां होता है? अक्सर आपने देखा होगा दरवाजों पर पुश लिखा होता है या पुल लिखा होता है। वो पुश या पुल का मतलब क्या होता है? या दरवाजा खोलो या दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। खैर बहरहाल वो आप क्या करते हैं, जब आप उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं तो दरवाजा क्या करता है? दरवाजा खुल जाता है। अब दरवाजे का जो खुलना है, आपको एक बात बताऊं, ये फोर्स का आखिरी इफेक्ट है। जो दरवाजे का खुलने वाला इफेक्ट है ना, वो फोर्स का सबसे आखिरी इफेक्ट है। उसके ऊपर बात हम कब करेंगे, उसके ऊपर बात हम बाद में करेंगे। अभी मैं किस पे बात करना चाहता हूं? अभी तो मैं फोर्स के बड़े ही कोई बेसिक किस्म के इफेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बात करना चाहता हूं। मेरे पास सबसे पहला सवाल क्या लिखा है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट? पुश या पुल तो आपने कर लिया, पुश या पुल करने से अब इफेक्ट क्या होगा? ये व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं अगर ये कहूं मिसाल के तौर पर, अरमगान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? ठीक है, खैरियत से, तबीयत भी ठीक है आपकी? जरा इधर आएंगे। अल्लाह अकबर। हाँ जी, क्या हुआ भैया? हाँ जी, मैंने इनको क्या किया? पुल किया, तो क्या इफेक्ट हुआ है? चलो अगर मैं इनको पुश का भी करूं, भाईजान जाओ उधर, ठीक है, सॉरी नाराज नहीं होना, ठीक। खैर बहरहाल अगर मैं इनको पुश करता हूं या इनको मैं पुल करता हूं तो व्हाट हैपेंस? ये स्टेशनरी है तो क्या करते हैं? भाईजान बैठ जाइए, ठीक है। सो ये क्या करते हैं जनाब साहब? मूव करते हैं एक्चुअली। तो जो मूव करने का कॉन्सेप्ट है ना भाई, सबसे पहले है ही किधर? पड़े पड़े कोई भी मूव, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो जो मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले वो तो है ही किससे रिलेटेड है। इस भाई ने अगर मूव करना है तो या इसको खुद फोर्स लगानी पड़ेगी या मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स के बगैर मूवमेंट होती ही नहीं है। तो अगर आपने पिछले चैप्टर से ये मतलब निकाला था कि सर कोई तो मूवमेंट है जो बगैर किसी फोर्स के हो रही है, तो बिल्कुल गलत मतलब निकाला था। ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है जो बगैर किसी फोर्स के हो रही है। मूव करने के लिए क्या जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत होती ही होती है। यह फोर्स का सबसे पहला इफेक्ट ही क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा आपने यहाँ पे? इट कैन क्या? इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिखा मैंने आपने कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन आ गई। अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस या फोर्स, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है आपने? क्या लिखा है जी आपने? क्या होगा जी? इट कैन क्या? इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, उसकी मैंने आपको एक फिजिकल एग्जांपल भी बता दी है। बंदा बैठा था, मैंने खींचा, मूव करने लग गया, ठीक है। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है जी? इट कैन एक काम करते हैं, मैं अगर कहूँ जी उमर साहब जरा कैच करेंगे प्लीज, ठीक है जी। सो व्हाट हैपेंस, किसी और को कैच कराते हैं, रामेश कैच हो गया जी। तो क्या हुआ? पहले मैंने फोर्स लगाई, तो मैंने फोर्स लगा के पहले उसको मूव कराया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोर्स लगाकर उसको क्या किया? रोकने की कोशिश की है। सर मुझे वापस दे दीजिए प्लीज, मैंने पढ़ाना है। थैंक यू जी भाईजान, थैंक यू। सो अच्छा मैंने भी क्या किया? मैंने भी फोर्स लगाकर, मतलब जिसने कैच किया उसको पता है सर जोर लगाया, एम ही नहीं रुका, ठीक है। कैच करने के लिए, रोकने के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का जोर लगाया गया था। बहरहाल आई बिलीव पहला काम क्या था? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, या फिर इट कैन मतलब मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और फिर क्या? दूसरी तरफ क्या लिखूंगा? जी भाई, बहशान का हाथ खड़ा हुआ है। जी होती है, बिल्कुल होती है, सब्र करेंगे सब पता चल जाएगा, ठीक है। सो अगली बात क्या है? अगली बात क्या है? अच्छा, ये जो दो आपने इफेक्ट्स लिखे हैं, अगर मैं कहूं जी ये जो मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है? 0 होती है ना। तो अगर मैं उसको मूव कराऊंगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो अगर मैं कहूं जी इसका मतलब क्या है? इट कैन क्या? फोर्स कैन इंक्रीज द व्हाट? इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी को मसला है इस बात से? और अगर मैं कुछ चल रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है, फोर्स लगा के आपने क्या कर दिया उसको, तो उसका मतलब क्या है? आपने उसकी स्पीड डिक्रीज करा दी है। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं कि इट कैन क्या? इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी को मसला है इस बात से कि फोर्स लगाकर आप स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हैं और फोर्स लगाकर आप स्पीड डिक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों बातों का मतलब क्या है कि इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड का दोनों का जनरल मतलब क्या है? सर जी इन दोनों का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं? यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बढ़ाई जा सकती है, या घटाई जा सकती है, या चेंज की जा सकती है। इसकी एग्जांपल में अगर आप कहेंगे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, क्या करें? एक्सीलेटर वाला पैडल दबाएं। जब आप एक्सीलेटर वाला पैडल दबाएंगे तो असल में क्या होगा, वह एक्सीलेटर का पैडल ना इंजन के साथ कहीं जुड़ा होगा, उसके साथ इंजन की ना कोई ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा। जब आप उसको दबा रहे होंगे तो असल में आप इंजन को क्या कहेंगे, जोर लगा भाई, क्या करेंगे आप? वो जैसे ये नहीं कि सर पैडल है बस एक्सीलेटर नाम है, उसको दबाया तो स्पीड बढ़ गई। वो उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चल रही है वहां पे। क्या चल रही है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इंजन है, इंजन के अंदर क्या है? पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी है। हाँ, उसको क्या करते हैं? जलाते हैं। तो उसको जलाते हैं तो कोई केमिस्ट्री हो रही होगी। क्या केमिस्ट्री? क्या केमिस्ट्री होगी सर? आग, रिएक्शन हो रहा होगा, आग लगी होगी, एनर्जी निकल रही होगी। वो एनर्जी किधर जा रही होगी? इंजन के अंदर पिस्टन्स लगी होंगी। वो पिस्टन्स क्या करेंगी? उनको एनर्जी मिलेगी तो ऊपर नीचे होंगी, यहाँ की वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। उनके ऊपर नीचे होने से क्या होगा? उनके साथ पूरी साइंस होगी, कोई तारे शारे जुड़ी होंगी, कोई रॉड्स जुड़े होंगे, कोई ना कोई निजाम होगा, कोई क्या कहते हैं शाफ्ट होगी, कोई क्या कहते हैं आगे एक्सल होएगा, तो उस एक्सल के आगे कोई टायर लगा होगा, तो उसके यूं करने से टायर यूं करेगा। आप जितना पेडल दबाएंगे वो उतना यूं करेगा, तो फिर उतना टायर यूं करेगा, क्या होगा? उतनी तेजी से गाड़ी जाएगी भाई। ठीक है। अब बेसिकली, और अगर आप कहते नहीं सर मैं तो ब्रेक मारनी, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप इंजन को भाई तू रेस्ट मार, एक्सीलेटर से पाँव हटाएंगे आप कि तू ज्यादा टेंशन ना ले, हाँ ऑफ ना हो जाए, मेहरबानी करेंगे, वो उसका अपना एक सिस्टम चलता रहता है। आप पाँव किधर जाके रख देंगे? ब्रेक वाले पेडल पे रख देंगे। वहां क्या होगा? वहां क्या चल रहा है? वो पेडल के साथ भी कोई ना कोई आगे की साइंस लगी हुई है, कोई ब्रेक क्या कहते हैं डिस्कें लगी होंगी, कोई एबीएस लगी है, या ब्रेक का कोई पैड लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, आप इसको दबा रहे हैं तो वो पैड क्या कर रहे हैं? टायर को दबा रहे हैं। टायर को ना भाई तुम किधर मूव कर रहे हो, रुको रुको, तो रोकने की कोशिश कर रही होगी, तो कोई ना कोई फोर्स होगी, चला रही होगी या रोक रही होगी, या स्पीड में इजाफा करा रही होगी, स्पीड में कमी करा रही होगी। बेसिकली फोर्स क्या करेगी? मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या इस बात में किसी की प्रॉब्लम? एनीवन? अब या तो मैं इधर से ही कहूं कि स्पीड के चेंज होने को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं कहूंगा। आई होप आपको मालूम है एक्सेलरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? वेलोसिटी। असल में क्या था? मैं जरा वेलोसिटी पे जाना चाहता हूं। कैसे? यहां तक तो पहुंच गया ना कि फोर्स से स्पीड कम ज्यादा होगी, स्पीड चेंज होगी। अब स्पीड की से किस किस बच्चे के पास नोट्स नहीं है? हाथ खड़ा करें। खैर बहरहाल क्या बात हो रही है? कुछ तो बात हो रही होगी। क्या है? हाँ, मैं स्पीड से निकलकर किस पे जाना चाहता हूँ? वैसे तो स्पीड का चेंज तो समझ आ गया है, मैंने वो मूव करा दिया, फिर एक को रुकवा दिया, गाड़ी के एक्सीलेटर समझा दिया, ब्रेक समझा दी, फोर्स समझा दी। गाड़ी के एक्सीलेटर के पीछे क्या है? ड्राइविंग फोर्स है, और ब्रेक के साथ क्या है? कोई ब्रेकिंग फोर्स है। तो फोर्स है ना जो ये चला रही है या रोक रही है, मतलब स्पीड बढ़ा रही है या स्पीड घटा रही है। अच्छा, वैसे अगर वो क्या बोलते हैं, फोर्स सिर्फ स्पीड चेंज करेगी या फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है? ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो, जैसे मैं आपकी तरफ अगर पेन फेंकता हूं और आप कहते हैं सर जी कैच नहीं करूंगा, मैं तो आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है, आप मुझे गेंद कराएंगे, मैं यहां से रोक दूंगा, ठीक है जी, तो क्या होगा? फिर मैंने आपकी तरफ बॉल फेंक दी, आपने उधर कर दी, ठीक है। मिसाल के तौर पर रामेश साहब जरा एक शॉट सी खेलेंगे, बुक इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है जी। ये जनाब साहब, मैं इनको थोड़ी खैर बच गया, किसी को लगती ना तो तेरी खैर नहीं थी। खैर व्हाट हैपेंड, मैंने क्या किया, मैंने एक बंदे की तरफ ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, उसने पता नहीं फोर्स लगाई और हुक लगाई और परे मार दिया, ठीक है जी। खैर बहरहाल व्हाट इज दिस हैपनिंग? व्हाट इज दिस? इन्होंने ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की। वैसे ये काम मैंने उस दिन भी किसी के साथ किया कि उसका मुंह ऊपर उठ रहा था और मैंने किताब लगाकर उसका मुंह जो है वो कहीं और कर दिया, ठीक है। बारह निकम्मे पांडे की तरह। हाँ, कल आए थे, मैंने कहा भाईजान वापस जाओ, अभी 6 महीने तक कुछ दिन थोड़ा दिमाग चलाओ कि हुआ क्या है, तुम लोगों ने किया क्या है, फिर दोबारा मुलाकात होगी। एक क्या बजी, अब कल आएंगे, परसों दुबई से वापस, ठीक है जी। तो वो फिर उसका हिसाब किताब पहले बराबर करेंगे। तो मैं कही उनको बोलो वो तुम्हें लेकर आए, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि जी सर बड़ा लाइट लेते हैं, बड़ा ईजी माहौल है, ठीक है, यहाँ उधर, यहाँ जब आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे ना
मुझे अगर आप इंतहा का डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं भी इंतहा पे जाऊंगा। द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या लिखें जी? इट कैन क्या? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल। अब स्पीड और मोशन, मतलब पहले स्पीड चेंज होगी, फिर मैंने उनको बॉल कराई, उन्होंने छक्का मारा और क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। और उसकी एक और भी फजूल सी मिसाल मैंने आपको दे दी। अब डायरेक्शन और स्पीड को कुल मिला के क्या कहते हैं? अगर आप नोट्स देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि सर स्पीड और डायरेक्शन को कुल मिलाकर आप क्या कहते हैं? अगर स्पीड के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दी जाए क्या हो जाता है? तो वेलोसिटी हो जाती है। तो क्या इन दोनों को कलेक्टिवली ये कहा जा सकता है? क्या चीज कलेक्टिवली कहें कि सर जी स्पीड क्या, ये फोर्स क्या करेगी? फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हेलो जी, किसी को मसला इस बात से? स्पीड चेंज कर दी या डायरेक्शन चेंज कर दी या दोनों चेंज कर दिए तो अल्टीमेटली क्या कहूं? फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी को मसला इस बात से? आप देख सकते हैं मैंने कितनी बेसिक से बात स्टार्ट की है कि फोर्स क्या करेगी? रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कराएगी। फोर्स क्या करेगी? चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगी। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज्यादा करेगी, या क्या पता किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर दे। तो जब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगी तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है, फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी चेंज, फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी। अच्छा, वैसे एक और बात आ गई, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या मतलब है इसका? इसका तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो फोर्स ने वेलोसिटी चेंज कराई है ना, तो आपको पता है एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो क्या बात होगी? इट कैन क्या? इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि फोर्स क्या करेगी? फोर्स कैन, if it says कि change the velocity, it means क्या? Force can क्या? Force can produce what? Produce the acceleration in an object. तो force का acceleration के साथ जो relation है, this is somewhat known as O2 level. O1 level क्या था? Force क्या चीज है? Is the push or pull of one object onto the other. और अब मुझे लगता है कि इफेक्ट्स में से क्या इफेक्ट निकाला है मैंने कि फोर्स क्या करेगी? फोर्स इज एन एजेंट। फोर्स क्या चीज है जी? सर जी फोर्स एक एजेंट है, या फोर्स एक ऐसी चीज है जिसने क्या करना है? जिसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है। आपने O2 लेवल की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? फोर्स इज डिफाइंड एज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है कि फोर्स ने क्या करना है? फोर्स क्या चीज है? फोर्स एक ऐसा एजेंट है दैट व्हाट? एन एजेंट that produces और क्या? और tends to produce acceleration in an object। तो आपने क्या किया हुआ है? मोशन से रिलेटेड टर्म्स तो पहले से पढ़ी हुई हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो आपको पहले से आता है, स्पीड वेलोसिटी का मतलब भी पता है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का मतलब भी पता है, लेकिन क्या नहीं था पता कि एक्सेलरेशन होगी कैसे? एक्सेलरेशन कराएगा कौन? है जी। डिसेलरेशन होगी कैसे? डिसेलरेशन कराएगा कौन? तो यहाँ पे हमने डायनेमिक्स में सबसे पहला असूल क्या पढ़ा है कि असल में फोर्स क्या करेगी? फोर्स को, जिसको आप O1 पे कहते थे पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑनटू द अदर, O2 पे आगे क्या कहते हैं? एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। और अब मैं देखता हूँ कि आपका प्रॉपर O3 लेवल क्या है, फाइनल ईयर का लेवल क्या है, कि मुझे इसमें से किस मुकाम तक जाना है, किस मुकाम तक नहीं। बहरहाल इससे पहले कि मैं वो फाइनल ईयर तक पहुंचने के लिए न्यूटन के लॉज पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, आई वुड लाइक कि आप अगर इन पहली दो बातों में से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? कि पुश और पुल है या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का एजेंट है? यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। नो? ओके। अब आते हैं असल बात की तरफ। असल बात क्या है? हमें तो O3 लेवल में है, हमने इतनी बेसिक लेवल से बात स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन मुझे बात तो O लेवल के फाइनल ईयर तक पहुंचानी है। तो फाइनल ईयर में, O लेवल के फाइनल ईयर में फोर्स समझाने के लिए वो कहता है भाईजान फोर्स का आइडिया समझाने के लिए तुम क्या कर लो? न्यूटन के लॉज की मदद ले लो। तुम फोर्स को समझाने के लिए, चूंकि किसी जमाने में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स की SI यूनिट क्या है? न्यूटन है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो न्यूटन क्या है सर? वो तो साइंसदान है। तो साइंसदान ने क्या सिर्फ यूनिट बताई? नहीं सर, उसने पूरी कहानी सुनाई है। उसकी पूरी कहानी क्या है?
उसकी पूरी कहानी का टाइटल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आई थिंक मैं आपका जो अगला टॉपिक डेवलप करना चाहूंगा वो क्या है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज के लेक्चर में एक चीज अच्छी ये है कि वो लिखवाने पर मेरा ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ आपने पहले से है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स इसके दे दिए हैं, या ना भी लिखा हो तो कम से कम नोट्स आपके सामने पड़े हुए हैं, आप वहां देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज का लेक्चर ज्यादातर किस पर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग के बाद सवाल भी पैदा करने हैं, सवाल पैदा करेंगे तो मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो क्या हो रहा है जी, न्यूटन साहब एक साइंसदान है, आपको मालूम है न्यूटन के जो लॉज हैं और सबसे बड़े फेमस किस्म के लॉज हैं अबाउट क्या, अबाउट मोशन। और कितने लॉज मैंने पढ़ाने हैं जी, आई थिंक देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। उनको हम बारी बारी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देयर इज दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले जरा फर्स्ट लॉ की बात कर लें, क्या कहते हैं न्यूटन साहब अपने फर्स्ट लॉ में, उसकी जरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। कहते हैं जी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, अच्छा वैसे एक और बात भी है, इसके बहुत सारे वर्जन्स लिखे हुए हैं। कितने जी, 2 वर्जन है 3 है, कुछ 4 वर्जन्स मैंने एक ही लॉ के लिखे हुए हैं। देखते हैं मैं किस वर्जन को कैरी करूंगा। तो बस मुसीबत आपको पता है मेरी, मैंने बात को क्या करना होता है, घसीटना होता है, ठीक है। जब तक उसके सारे वर्जन्स ना बयान कर लूं मुझे लगता है मकसद पूरा। पहला वर्जन क्या है जी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का पहला वर्जन सीधी सीधी स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट व्हाट, an object remains in the state of rest or in the state of uniform motion until or unless an external unbalanced force is applied on it। क्या कहते हैं न्यूटन साहब, वो फरमा रहे हैं an object remains in the state of rest, और मैं हर बात की तरफ जाऊंगा, मैं जाता हूँ। an object remains in the state of क्या, rest or in the state of क्या, uniform motion until or unless क्या, an external unbalanced force is applied on an object। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि सर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट जो होगा, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा, जिसका कोई ना कोई मास होगा, जिसका कोई ना कोई क्या होगा, वॉल्यूम होगा, मतलब कोई मैटर टाइप मास होगा। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन व्हाट, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन व्हाट, इन द व्हाट, या तो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ क्या, यूनिफॉर्म मोशन। कब तक, अनटिल एंड अनलेस क्या नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती। मतलब क्या है इस बात का, अरमगान साहब बैठे हुए हैं, ठीक है जी, बैठे ही रहेंगे जब तक क्या नहीं होता, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती। बेटर हो गई। हाँ, अगर फोर्स अप्लाई होगी तो क्या होगा, तो भाईजान ये होगा, ये क्या करेंगे, या ये करेंगे या ये करेंगे या ये करेंगे या ये करेंगे या ये होगा या ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई पता हो क्या है, वो न्यूटन का सेकंड लॉ है कि फोर्स लग गई तो क्या होगा, तब तो कुछ होगा ना, फोर्स ना लगी तो क्या होगा, सर बंदा बैठा तो बैठा रहेगा। और आगे मैंने क्या लिख दिया, चल रहा है तो चलता रहेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं कहूं जी ये चल रहा है, एक सेकेंड, ये तो चलते चलते रुक गए हैं, क्या हो रहा है, वो भी रुक गए, हेलो जी, और जोर से वो भी रुक गए, ये क्यों रुक गए, एक तो आखिरी वाले को तो दीवार ने रोक लिया, चलो वो एक एक्सटर्नल फोर्स थी, उससे पहले वाले दीवार को टक्कर मारने से पहले क्या हो गए थे, वो तो दीवार को टक्कर मारने से पहले रुक गए थे, क्यों जी, उन्हें कौन रोक रहा था, सर थी ना एक फोर्स, कौन सी वाली, फ्रिक्शन की फोर्स होती है। क्या होता है, जमीन के साथ रगड़ खाते खाते जा रहे थे, तो कोई चीज जमीन के साथ रगड़ खाते खाते जा रही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस पर फोर्स ना हो, उस पर थी एक फोर्स, कौन सी, फ्रिक्शन की फोर्स। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं तो कह रहा हूं कौन चलता है तो चलता रहेगा, कब जनाब, कौन यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अगर कोई, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई हो जाती। जमीन पर तो ऐसा नहीं हो सकता, जमीन पर तो आप किसी को भी फेंकेंगे फ्रिक्शन तो होगी, तो रोक लेगी उसको, पता किधर नहीं होगा, हाँ स्पेस में चले जाएं, वहां अगर क्या करें, वहां अगर वहां न्यूटन का पहला और तीसरा लॉ भी होगा। वहां मैं तीसरे लॉ का भी साहब पहले मैं आपको पहला लॉ समझा देता हूँ। पहला लॉ ये है कि अरमगान अगर मुझे वहां स्पेस में मिल जाते हैं, मैं और ये आपस में गपशप मारते मारते एम में अगर मुझे कोई मस्ती सूझी ना,
और मैंने इसको यूं धक्का दे दिया, पता क्या होगा, ये पूरी जिंदगी क्या करता रहेगा, ये पूरी जिंदगी उसी एक डायरेक्शन में, जब तक इसने किसी और को पुकार कर उसने उसको रोक ना लिया, ये क्या करता रहेगा भाई, ये उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। लेकिन मुझे ये मस्ती बड़ी महंगी पड़ेगी। पूछे क्यों? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन। तो उसके हिसाब से शायद मैं क्या करूंगा, ये भाई उधर जाना स्टार्ट कर देंगे, मैं उल्टा जाना स्टार्ट कर दूंगा। मुझे भी रोकने के लिए तो मैं वहां पे मस्ती करूंगा ही नहीं, लेकिन मैं उसको धक्का तू भी ना देगी, मैं भी नहीं दूंगा। एक दफा धक्का दे दिया तो रोकने वाला कोई भी नहीं है, रुड़ते ही जाएंगे हम। पता नहीं दोबारा जिंदगी में मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ठीक है। सो वहां क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जमीन पर आप किसी को भी धक्का देते हैं, अल्टीमेटली बंदा रुक ही जाता है, रुड़ता रुड़ता ही रुक जाएगा, क्योंकि जमीन पे कोई ना कोई फ्रिक्शन है। खैर बहरहाल न्यूटन साहब कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहता है जब तक वो फोर्स ना लगाएं। ऑब्जेक्ट कुछ चल रहा हो तो चलता रहता है जब तक क्या करें, फोर्स ना लगाएं। तो सही कह रहे हैं ना, किसी को मसला इस बात से, मतलब किसी को मसला है, आप बैठे हैं तो बैठे रहेंगे जब तक क्या नहीं होता, खुद ना लगा लें, कोई बंदा कोई और बंदा पकड़ के आपको ना कि खींच जाए, ठीक है। और अगर आप चल रहे हैं तो आप चलते रहेंगे जब तक क्या नहीं होता। मतलब गाड़ी को अगर हम क्या करें, गाड़ी चलती चलती आप बंद कर दें, ब्रेक को भी छोड़ दें, गाड़ी तो चलती रहती है, क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, वो फिर चलती रहेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन का एक फायदा है, गाड़ी को रोकने में काम आती है। फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी नहीं रुकेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्पेस में, चलो गाड़ी में कुछ स्पेस में कुछ शटल है, स्पेस शटल है, वो वहां अगर किसी ऐसी जगह चली गई है जहां कोई फोर्स नहीं है और वहां उसकी एक स्पीड है, तो क्या होगी, स्पीड ही होगी, चलती रहेगी वो जब तक क्या नहीं होता, कोई रोक नहीं लेता, कोई खींच नहीं लेता, कोई टक्कर नहीं मार देता, कोई फ्रिक्शन नहीं आ जाती, कोई ग्रेविटी नहीं आ जाती, कोई ना कोई फोर्स नहीं आती, जब तक क्या नहीं होगा, रुका है बंदा तो रुका रहेगा, चल रहा है बंदा तो चलता रहेगा। यह है न्यूटन साहब का सबसे पहला लॉ, ठीक है, जिस लॉ को हम और क्या कहते हैं, इस लॉ को समटाइम्स वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब खैर बहरहाल इससे पहले कि मैं लॉ ऑफ इनर्शिया तक जाऊं, मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं इस पहले वाले लॉ को मजीद समझाना चाहता हूं। ये स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, कि बंदा क्या है, स्टेशनरी है, स्टैटिक है, नॉट मूविंग है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो कहता है जी इसका मतलब ये है कि कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हुई, और अगर हो भी गई है, एक और बात भी वैसे आप सर अनबैलेंस्ड क्या होता है। मिसाल के तौर पर भाईजान आप हाथ पकड़ाएं, इसको पकड़ें जरा, हाथी खींचे जनाब साहब, हैं जी। अब क्या होगा, हालांकि फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन फोर्सेस क्या है, मैंने छोड़ दी तो क्या हो जाएगा, वो उधर निकल जाएगा। बहरहाल अगर फोर्सेस कैसी लगती रही, अगर फोर्सेस बैलेंस लगती रही, तब भी क्या होगा, ये तब भी ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। खैर बहरहाल तो रेस्ट, तो पहली सिचुएशन थी ना, हमने क्या कहा था, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट जब तक क्या नहीं होता, until and unless an external अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो उसका रेस्ट खराब होगा। हाँ बैलेंस्ड हुई, जैसे दो फोर्सेस लग रही थी, दोनों बैलेंस थी। बैलेंस मतलब जितनी भाई वो फोर्स लगा रहे थे उतनी, जितनी राइट की तरफ फोर्स थी उतनी लेफ्ट की तरफ थी, जितनी ऊपर की तरफ थी उतनी, मतलब जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस अगर बैलेंस थी या इक्वल फोर्सेस थी तो क्या कहेंगे, अनबैलेंस तो नहीं था ना। अगर अनबैलेंस नहीं है तो बंदा रेस्ट पे है तो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर रुका चल रहा है तो क्या रहेगा, चलता ही रहेगा। इसमें अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी भाई, लेकिन वो उतराई में एक और फोर्स बड़ी ज्यादा होती है, वेट का जो कंपोनेंट होता है ना, ग्रेविटी वाली फोर्स, वो बहुत ज्यादा होती है, वो रोकती रहती है नीचे बंदे को, ठीक है। तो उतराई में इट्स नॉट जस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन थोड़ा रोकने की कोशिश करती है, और जो ग्रेविटी होती है वो बंदे को स्पीड लगा रही होती है, ठीक है। तो वहां अनबैलेंस सिस्टम है। क्या सिस्टम है, अनबैलेंस सिस्टम है, फोर्सेस हैं वहां पर, ठीक है जी। बेटा वो फोर्स होगी तो रोकेगी, फोर्स नहीं होगी तो नहीं रोकेगी। मैं यही कह रहा हूं, स्पेस में भी जब तक कोई और फोर्स नहीं आएगी तब तक वो रुकेगा नहीं। कोई भी यार नेचुरली कोई आएगी तो रुक जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं रुकेगा। यही कह रहा हूं कि स्पेस में अगर कोई नेचुरली, मिसाल के तौर पर कहते हैं सर ग्रेविटी अगर एग्जिस्ट करती है तो है ना एक्सटर्नल फोर्स, तो रोक लेगी उसको। या क्या पता ग्रेविटी तेज करा दे और तेज करा दे। बट अगर मैं कहूं जी जमीन इधर है
और मैं और ये स्पेस में बहुत दूर है और मैं अभी ग्रेविटी है वहां पे, इसको तो धक्का दूंगा तो ग्रेविटी इसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, डिसेलेरेट कराएगी। और अगर मैंने उसको जमीन की तरफ धक्का दिया तो ये क्या करेगा, ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट कराएगी। मैं कह रहा हूं मैं और ये किसी ऐसी जगह पर है जहां कोई फोर्स नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई मैग्नेटिक, कोई न्यूक्लियर, कोई फोर्स नहीं है। वहां अगर मैंने उसको धक्का दे दिया तो क्या होगा, तो ये रुड़ता रहेगा बेचारा, और ये सिर्फ ये बेचारा नहीं होगा, अभी मैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे जाऊंगा तो मैं खुद भी बेचारा हो जाऊंगा। ठीक है, खैर बहरहाल क्या बात हो रही है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वैसे भी यूनिफॉर्म मोशन तक भी जाता हूं जी, ऊंचा बोलेंगे बेटा। उतराई चढ़ाई में मैंने कहा ना, वो मेरा एक टॉपिक है, जब वो आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। वहां फ्रिक्शन भी होती है, वहां ग्रेविटी भी होती है, तो नीचे उतरते हुए स्पीड ज्यादा हो रही होती है, ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही होती है। और आई थिंक आपने फ्री फॉल मोशन पढ़ा है कहीं, आप उसको उतराई चढ़ाई से रिलेट कर सकते हैं। क्या वैसे ही ड्रॉप कर दे नीचे जाते हुए स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। और आपको मालूम है मैंने वहां फोर्स नहीं बोला, लेकिन फोर्स होती है। मैंने वहां बोला क्या था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो किसी फोर्स की वजह से है ना। किस फोर्स की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कराती है, नीचे की तरफ आओगे तो एक्सेलरेट कराती है, ऊपर की तरफ जाओगे तो। और मैं अभी क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फोर्स है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, फोर्स है ही नहीं। तो अगर फोर्स नहीं है तो क्या होगा, या फोर्सेस बैलेंस्ड है, क्या है जी, फोर्स या तो है ही नहीं, और अगर फोर्सेस हैं भी तो फोर्सेस कैसी। अच्छा, बैलेंस वाली फोर्स भी एक बड़ी मजे की बात है, वो मैं समझाता हूं। बैलेंस वाली फोर्स में ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, गाड़ी का वो क्रूज कंट्रोल वाला बटन। आपको पता है गाड़ी का क्रूज कंट्रोल का जब हम बटन दबाते हैं तो गाड़ी क्या करती है, लेकिन गाड़ी के अंदर क्या चल रहा होता है, गाड़ी का इंजन उस वक्त पता क्या करता है, वो अपनी ड्राइविंग फोर्स को सामने से महसूस होने वाली फ्रिक्शन के साथ क्या करता है, बैलेंस करता है। जब आप गाड़ी का क्रूज कंट्रोल ऑन कर देते हैं कि जी मैं 120 की स्पीड पे जा रहा हूं, और आपने वो बटन ऑन कर दिया कि भाई मैं चाहता हूं गाड़ी अभी 120 पे चलती रहे और मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूं, मैं पेडल नहीं दबाऊंगा, तो गाड़ी के अंदर कोई ना कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं। वो क्या ऑटोमेटिक निजाम डेवलप करती है गाड़ी निजाम ये डेवलप करती है कि जनाब साहब अब क्या होगा, अब ड्राइविंग फोर्स जो है वो क्या होगी, ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी। ड्राइविंग फोर्स अपने आप को फ्रिक्शनल फोर्स के साथ हर लम्हे बैलेंस करती रहेगी। ठीक है, उसमें आपने अगर उतराई चढ़ाई की जो मिसाल दी है, कभी किसी ने महसूस किया हो कि जब थोड़ी सी चढ़ाई आने लगती है और क्रूज कंट्रोल का बटन ऑन हो तो गाड़ी चीख कितनी मारती है जी, आरपीएम उसके कितने ऊपर चले जाते हैं, क्यों, मतलब जो जोर लग रहा होता है उसका, ये क्यों इतना जोर लग रहा होता है, आपने उसको एक ऑर्डर दिया हुआ है, क्या ऑर्डर दिया हुआ है, भाई तेरी स्पीड नहीं चेंज होनी चाहिए। तो कहता है तुम्हारे ऑर्डर से पहले न्यूटन साहब भी कोई ऑर्डर करके गए हैं क्या, कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस्ड होंगी। तो कहता है वो क्या करूं मैं, फिर ड्राइविंग फोर्स मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो गई है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। खैर जो भी है, मैं आगे जाके बहुत सारी सिचुएशंस पढ़ाऊंगा, अभी तो जस्ट मैं स्क्रिप्ट समझा रहा हूं कि न्यूटन साहब का क्या स्क्रिप्ट है और क्या नहीं है, क्या वो फरमा के गए हो क्या नहीं। तो पहला जुमला मैंने क्या लिख दिया, दोबारा सुनेंगे प्लीज, बल्कि मेरे साथ साथ इसको रिपीट करेंगे। न्यूटन साहब का जो पहला लॉ है, क्या स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ, दोबारा बताएं, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ और इन द स्टेट ऑफ अनलेस और अनटिल क्या नहीं होता, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चूंकि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। अच्छा वैसे अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, दो मतलब है, एक मतलब है तो फोर्स है ही नहीं, या फिर फोर्सेस अगर हैं भी तो कैसी, बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है। पहले लॉ में या तो फोर्स होगी नहीं, या अगर हुई भी तो क्या होगा, बैलेंस्ड होगी, अनबैलेंस्ड नहीं होगी। बैलेंस होगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ दिस और दिस अनलेस और अनटिल an external unbalanced force is applied on it. is applied. So इसके साथ आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने और क्या कहानी लिखी है। इसी लॉ को मैंने दोबारा जब कॉलम्स में लिखने की कोशिश की तो रेस्ट जब समझाया तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स ईदर नो फोर्स इज अप्लाइड
जैसे मैं अभी अरमगान की मिसाल दे रहा था कि अगर ये रेस्ट में है तो इसका क्या मतलब है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, या फिर इसका क्या मतलब है कि अगर फोर्सेस हैं तो वो फोर्सेस क्या होंगी, जितनी मैं लगा रहा हूँ उतनी ही हाजिर लगा रहे होंगे। क्या मतलब क्या है इस बात का, क्या होगा, फोर्सेस क्या हो रही होंगी, बैलेंस होंगी। तो ये क्या करेगा, ये रेस्ट में है, क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। और अगर चल रहा हो कोई तो क्या करता रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक क्या नहीं होता, कोई एक्सटर्नल कैसी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती। क्योंकि अगर वो चल रहा है और बैलेंस्ड है फोर्सेस, जैसे गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे चल रही है और उसमें फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं, तो उसकी स्पीड हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं, खैर मैंने वो टॉपिक है, पूरा भरपूर टॉपिक है, वो पढ़ाना है टर्मिनल वेलोसिटी वाला। शायद चूंकि आप फाइनल ईयर के हैं तो मैं एक एग्जांपल जो नहीं भी पढ़ाई मैं वो यूज कर सकता हूं। आप में से किसी को पता है टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होता है, कि फ्री फॉल में टर्मिनल वेलोसिटी किसी ने पढ़ा होगा जी। Object reaches its maximum speed in free fall, like you can't exceed that speed due to its mass. So like जी क्या सही है। असल में टर्मिनल वेलोसिटी जब आती है तो क्या होता है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब नीचे वाला वेट और ऊपर वाली एयर फ्रिक्शन, वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती हैं। तो उनकी जब वो बैलेंस हो जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, ये लफ्ज है ना यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मींस या तो टर्मिनल स्पीड या क्रूज कंट्रोल वाली स्पीड जो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो कहता है रुका है तो रुका रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा। चलेगा भी कैसे, अगर चल रहा है तो कैसे चलेगा, कौन सी स्पीड होगी उसकी, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, प्लीज बताइए, मैंने पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं है। अगर आप 3-4 पेजेस पीछे जाएं तो वहां पे आपके पास होगा वो यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट मोशन, मैंने कहीं ना कहीं टर्म पढ़ाई भी आपको। तो कांस्टेंट मोशन होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो उसका मतलब फिर क्या होगा, उसका मतलब होगा सर या तो फोर्स नहीं है, और अगर फोर्स है क्या है, बैलेंस्ड है। किसी को मसला इस बात से, ठीक है। अब इसका वर्जन नंबर 2 क्या है, इसी को जैसे अंग्रेजी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो या एक्टिव पैसिव होता है, उस तरह से कोई जुमला चेंज किया गया कि इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड और बैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, क्या लिखा वर्जन 2 में, कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, या फोर्सेस अगर हैं भी तो कैसी हैं, बैलेंस्ड हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ, तो मतलब आपके ये रेस्ट में है तो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, यूनिफॉर्म मोशन में तो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, या क्या कहते हैं कि अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है। मतलब वर्जन ए में पहले ये जुमला लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है, वर्जन बी में क्या लिखा हुआ है, इसी बात को उसने उल्टा करके लिख दिया। मतलब वो क्या कहते हैं, वाइस वर्सा करके लिख दिया, नहीं वाइस वर्सा नहीं होता है, वो कन्वर्स करके लिख दिया है। कैसे, इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड और बैलेंस्ड फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन क्या, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट का मतलब लिखा हुआ है स्पीड क्या है, देखें रेस्ट के साथ नीचे क्या लिखा हुआ है, स्पीड इज 0, तो फाइनल स्पीड भी क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, तो इसका मतलब नेट फोर्स भी क्या होगी। अच्छा, और अगर मैं कहूं जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसका मतलब क्या है, u इज इक्वल टू क्या है, आता हूं उस तरह आता हूं, u इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा v क्या है, डेल्टा v 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगी। इन दोनों सिचुएशन में क्या कहता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या होगी, 0 होगी। किसी को मसला इस बात से भाई, ठीक है। मैं अगर ये कहूं कि बंदा रेस्ट में था तो फोर्स 0 है, या मैं ये कहूं कि फोर्स 0 है तो बंदा रेस्ट पर है, किसी को मसला इस बात से। इस तरह मैं कहूं कि जी बंदे की मूवमेंट यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उस पर फोर्सेस या है ही नहीं या बैलेंस्ड है। और अगर फोर्सेस 0 हो या बैलेंस्ड हो तो बंदा यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो इसको मसला इस बात से, आपको बात समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है तो आप इसका मतलब क्या निकालें, क्या मतलब निकालेंगे इसका, सर इसका मतलब ये निकलेगा कि फोर्स है ही नहीं, और अगर फोर्सेस हैं भी तो बैलेंस्ड है, ठीक है। अच्छा, अब मैं उल्टा बोलने लगूं, अगर फोर्स नहीं है या फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो उसका क्या मतलब निकालूं कि जी उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। बच्चों बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अगर कोई कहे, देखिए आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपके सामने कोई कहे ना, मैं इसको दोबारा कर देता हूं, रेस्ट से स्टार्ट करता हूं,
अगर कोई कहे जी बंदा रेस्ट पे है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार मकान रेस्ट पर है, तो आप पता है इसका क्या मतलब निकालिएगा? सर जी फोर्स है ही नहीं, और अगर है भी तो बैलेंस्ड है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर ये भाई रेस्ट में है या आप सब के सब रेस्ट में है, तो उसका क्या मतलब है? या तो आप पे फोर्स ही नहीं लग रही, और अगर कोई फोर्स लग भी रही है तो फिर कोई एक फोर्स नहीं है, दो होंगी जिन्होंने आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मैं आपको भी मिसाल दे देता हूँ। कोई फोर्स है जो लग रही है आप, ग्रेविटी की लग रही है, किधर है वो? सुनो जी, सुनो सुनो सुनो, एक फोर्स है जो लग रही है, कौन सी? लेकिन आप नीचे क्यों नहीं जा रहे? कुर्सी है या जमीन है जिसने आपको संभाला हुआ है? ठीक है, अब कुर्सी या जमीन जो संभाल के रखती है उसका एक नाम है, आगे जाके पढ़ाऊंगा, कॉन्टैक्ट फोर्स नाम है या रिएक्शन फोर्स उसका नाम है। मैं भी टाइप्स ऑफ फोर्सेस अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी, और अगर मैं कहूं अल्लाह ना करे पांव के नीचे से जमीन निकल जाए, मुहावरा है वैसे, नहीं मुहावरा नहीं, असल में निकल जाए, तो क्या होगा? सर जी फिर हम रेस्ट पे नहीं रहेंगे, फिर हम नीचे चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ की बजाय वहां जाके खड़े हो जाएं और वहां कहें जी हमने हवा में खड़े होना है, ठीक है सर, यहाँ जमीन पे भी ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, वहां भी ग्रेविटी नीचे खींचेगी, कि जी इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो फिर ये किस में है? रेस्ट में है। और अगर इसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो भी क्या है? रेस्ट पे है। तो रेस्ट में होने का मतलब है फोर्सेस है ही नहीं या बैलेंस्ड है, और फोर्सेस नहीं है और या बैलेंस है, तो उसका मतलब क्या है? वो रेस्ट में होगा। कोई मुश्किल बात नहीं बोल रहा हूँ, एक ही बात है जो उल्टी करके बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वाइस वर्सा करके बोल रहा हूँ। एंड सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट रेस्ट के साथ बनाया मैंने, वही कॉन्सेप्ट किधर होगा? इधर भी, कि अगर ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म है। अगर उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। तो अब इसका मतलब क्या निकालेंगे? क्या मतलब निकालेंगे कांस्टेंट स्पीड का? सर जी कांस्टेंट स्पीड का मतलब है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज जीरो है, सेम है, कांस्टेंट स्पीड है, सेम है इनिशियल और फाइनल। अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यूज सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? नहीं। एक्सेलरेशन कितनी? नहीं। पता आप क्या मतलब है? सर जी फोर्स भी नहीं है। या तो फोर्स है ही नहीं, या अगर फोर्स है तो कैसी है? बैलेंस्ड। किसी को मसला है? और अब मैं उल्टा करके बोलने लगा हूं। अब मैं बोलने लगा हूं फोर्स है ही नहीं, और अगर है भी तो बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या है? कि सर स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। किसी को मसला इस बात से? एक बात याद रखिएगा, एक तरीका नहीं है और एक मसला भी नहीं है। एक तो मैंने वर्जन भी 2 सुनाए हैं सीधा उल्टा, और एक और काम भी किया है, रेस्ट को भी इन्वॉल्व किया, और इस पहले लॉ में रेस्ट वाली सिचुएशन भी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली सिचुएशन भी है। रेस्ट वाली सिचुएशन को भी पहले लॉ में कंसीडर करते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन, हालांकि रेस्ट तो रेस्ट होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, लेकिन उन दोनों सिचुएशंस को क्या कहा गया है? उन दोनों सिचुएशंस के लिए एक वर्जन सी भी है। अगले पेज पर है, बल्कि वर्जन डी पे जाएं। उन दोनों सिचुएशंस के लिए एक वर्जन डी भी है। An object is said to be in equilibrium. In what? If forces are balanced, या फिर क्या? Unbalanced forces zero. मतलब फोर्सेज या तो बैलेंस्ड हो गई हो या अनबैलेंस्ड फोर्स अगर कोई हो भी तो कितनी हो? जीरो। मतलब फोर्सेज बैलेंस्ड हो या हो ही ना। तो अब उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टेट को क्या कहते हैं? तो मैं आपसे सवाल पूछूं, रेस्ट वाली स्टेट क्या है? इक्विलिब्रियम है। और ये जो यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट क्या है? ये भी क्या है? ये भी इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि रेस्ट में भी फोर्सेस क्या होती हैं? या जीरो या बैलेंस्ड, और यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या होता है? या जीरो या बैलेंस्ड। तो जब भी फोर्सेस जीरो या बैलेंस्ड होती हैं तो हम ऑब्जेक्ट को एक और सिचुएशन में भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप भी इक्विलिब्रियम में है, जो रेस्ट पर है, और वो क्रूज कंट्रोल वाली सिचुएशन क्या है? वो भी इक्विलिब्रियम में है, कि जब उसके ऊपर फोर्सेस क्या थी? बैलेंस थी। इसमें किसी के पास कोई सवाल है जनाब साहब? एनीवन? ठीक है, जरा वर्जन सी पे जाओ। वर्जन सी में वो क्या कहता है? कहते जी इससे पहले कि आपको हम वर्जन सी समझाएं, आप जरा ये बैलेंस्ड फोर्सेस वाली कोई सिचुएशन समझ लें, और आई थिंक मैं समझा चुका हूं। व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस्ड फोर्सेस? क्या लिखा हुआ है? कहते जी फोर्सेस आर बैलेंस्ड व्हेन व्हाट? नेट फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो, ओवरऑल फोर्सेस जीरो। मतलब आगे क्या लिखा है? फॉरवर्ड फोर्सेस, बल्कि नीचे कंडीशन नंबर 1 भी लिखी हुई है,
सम ऑफ फॉरवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ बैकवर्ड फोर्सेस। और ये कौन सी सिचुएशन अप्लाई हुई है? क्या लिखा हुआ है सिचुएशन के साथ? क्रूज कंट्रोल इज ऑन। क्रूज कंट्रोल अगर ऑन है तो मैंने क्या कहा कि जनाब साहब एक गाड़ी है, उसके ऊपर क्या चल रहा है? सपोज करो जी ये गाड़ी है, ये रोड है और ये क्रूज कंट्रोल है। इंजन तो ऑन है ना, ये इंजन बंद है, ऑन है। इंजन क्या फोर्स लगा रहा होगा? ड्राइविंग फोर्स। यहां पे ड्राइविंग फोर्स है जी। यहां क्या है? पीछे की तरफ कोई ना कोई। अगर मैं कहूं जी ड्राइविंग फोर्स कितनी है? 1000 न्यूटन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी होनी चाहिए? 1000 न्यूटन होनी चाहिए। तो अब होगा क्या? अगर ड्राइविंग फोर्स भी 1000 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 1000 न्यूटन है, प्लीज टेल मी नेट फोर्स कितनी है? क्यों? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड किया है। फॉरवर्ड वाली पॉजिटिव होती है, बैकवर्ड वाली क्या नेट रिजल्ट आ रहा है? जीरो रिजल्ट आ रहा है। तो अगर एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, स्पीड जीरो। या स्पीड जीरो है या स्पीड कांस्टेंट है। चलिए काम करते हैं। जब एफ नेट जीरो होता है क्या होता है? एफ मतलब ओवरऑल फोर्स जीरो होती है, फोर्सेस बैलेंस होती हैं, तो क्या होता है? तो क्या होता है जी? हम कहते हैं सर एक्सेलरेशन क्या है। और आपको बात पता है एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है सर जी या तो स्पीड है ही नहीं, और अगर स्पीड है भी तो कांस्टेंट है। किसी को मसला इस बात से? ठीक है। वैसे एक आगे उसने टर्मिनल वेलोसिटी वाली सिचुएशन भी दी हुई है कि जनाब साहब अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो क्या होगा? नीचे उसका वेट कितना है? सपोज करो भी 1000 न्यूटन है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन कितनी है? वो भी 1000 न्यूटन है। ये कौन सी सिचुएशन है? वो फ्री फॉल इन द एयर वाली फाइनल सिचुएशन है कि जब क्या हो रहा होगा? अगर ऑब्जेक्ट हवा में ड्रॉप कर रहा हो, नीचे उसका वेट हो, ऊपर की तरफ एयर फ्रिक्शन हो। वैसे मैं पूरा टॉपिक दोबारा भी पढ़ाऊंगा बड़ी डिटेल्स। अभी मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर फोर्सेस की ये सिचुएशन है तो प्लीज टेल मी नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उसका मतलब क्या है? दो मतलब है, या बंदा रेस्ट पे है या बंदे की स्पीड कांस्टेंट है। प्लीज बच्चों याद रखिए कि ये एक सिचुएशन नहीं है, कितनी है? दो हैं। या वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तब कब तक होगा वो? जब तक क्या नहीं होता? जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती। क्योंकि अगर बैलेंस फोर्सेस हुई तो नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी, तो हम कहेंगे फोर्स है ही नहीं। अगर नेट फोर्स जीरो हुई तो हम क्या कहेंगे? रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं होगी और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। एक काम करो, जो उधर लिखे हुए हैं मैं उनको जरा तरीके से समराइज कर देता हूँ। कैसे समराइज कर दूं? आपका न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस और अनटिल क्या नहीं होता? एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाइड। ओके डन। अब ये जो अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाइड है, मतलब मैं कहता हूं नहीं अप्लाई हो रही। अगर नहीं अप्लाई हो रही तो नेट फोर्स कितनी होगी? अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो होगी ना। और अगर नेट फोर्स जीरो हुई तो याद रखिए वर्जन 2 वाले ने क्या कहा है कि अगर नेट फोर्स जीरो है या कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है या फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो दोबारा उसने क्या कहा है कि सर ये दोबारा बंदा या रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और मैं समझता हूं कि इसको क्या कहना चाहिए? बंदा रेस्ट में होगा या बंदा यूनिफॉर्म मोशन में होगा। कहना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। तो एक वर्जन सी वाली डेफिनेशन सुने, क्या लिखा हुआ है? इफ नेट फोर्स इज जीरो देन व्हाट? देन एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। ठीक है। तो जब मैं ये कहता हूं कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो मैं पता क्या कहना चाहता हूं? ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी है? जीरो है। कब तक? जब तक नेट फोर्स कितनी है? जीरो है। क्योंकि अगर नेट फोर्स आ गई तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्या हो जाएगा भाई? अगर नेट फोर्स आ गई तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगी। लेकिन जब नेट फोर्स आएगी और जब एक्सेलरेशन आएगी तो न्यूटन का पहला लॉ नहीं होगा, फिर न्यूटन का दूसरा लॉ होगा। पहले लॉ में न्यूटन क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहा है भाई, कहता है भाई जब तक फोर्स नहीं है,
जब तक नेट फोर्स नहीं है, जब तक फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तब तक क्या होगा? पहला जुमला है तब तक वो रेस्ट में रहेगा, या रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ये है असल में पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या है कि जब नेट फोर्स होगी तो क्या होगा सर? तो फिर एक्सेलरेशन होगी। किसको मसला इस बात से? ठीक है जी। सो आई थिंक अगर मैं यहाँ से किधर जाऊँ, अगर मैं यहाँ से जाऊँ लॉ नंबर 2 की तरफ, तो वहां जरा प्लीज पढ़ें क्या लिखा हो। लॉ नंबर 2 की तरफ जाएं जी। इमरान जरा मुझे केमिस्ट्री वाला पेज प्रिंट करके ला के दें। उन्हें बोलना बैक साइड से मिटा दें, वो बैक साइड मिटाएं, पहले वाली साइड को प्रिंट करके ला के दें, और कोवलेंट वाली भी ला के दें। दोनों शीटें मुझे जल्दी से प्रिंट करके ला के दें। क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? जी भाई काटेगा। डेफिनेशन की जब बात आती है या स्टेटमेंट्स की बात आती है, जब लॉज लिखने होते हैं तो अपने वर्ड्स में नहीं लिखने होते हैं। एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आप अपने वर्ड्स में देंगे। ये जो डेफिनेशन वाली बात होती है ना, और जो स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, जब लॉज लिखने होते हैं, तो बेतर है कि रटा लगा लिया जाए। समझा तो मैं रहा हूँ, समझा, मैं देखने काफी देर से एक ही बात समझा रहा हूँ, लेकिन जब लिखना है तो क्या लिखना है? आई बिलीव हमें जुमला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना होगा। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external unbalanced force is applied on the object। मैं मुझे प्रिंट चाहिए केमिस्ट्री का पूरी क्लास के लिए प्लीज। क्या कर रहे हैं जनाब साहब? जरा सबके सब जुमला सुनाएं जी। क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? स्टेट करिए प्लीज। एन ऑब्जेक्ट, पहला वाला वर्जन, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आराम से पहले मैं बोल देता हूं, आप अगला जुमला। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द क्या? और in the state of uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied on the object। Okay, इसका एक वर्जन 2 भी है। वर्जन 2 क्या है जी? वर्जन 2 ये है, if no unbalanced force is applied or balanced force is applied, then what? Then the object will remain in the state of rest और क्या? इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले ही लॉ था, लेकिन जुमले उल्टे हो गए कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती या बैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई होती हैं तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जिसके एंड पे नतीजा क्या है? जिसके एंड का नतीजा ये है कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या रहती है? तो दिस इज वर्जन सी। वर्जन सी सुना दीजिए। इफ अनबैलेंस्ड फोर्स इज जीरो, इफ नेट फोर्स इज जीरो या अनबैलेंस्ड फोर्स इज जीरो, then the acceleration is also zero। इसको मसला है। अब वर्जन डी सुना दीजिए कि if net force is zero या unbalanced force is zero या forces are balanced, object is in what? is said to be in equilibrium। प्लीज एक सवाल है आपसे, इक्विलिब्रियम किस किस कंडीशन को, किस किस सिचुएशन को कहते हैं? रेस्ट में होता है तो बंदा किस में होता है? इक्विलिब्रियम में। यूनिफॉर्म मोशन हो तब भी क्या होता है? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि फोर्सेस क्या होती हैं? बैलेंस होती हैं। तो अब मैं आपको जो बातें बताने लगा हूं प्लीज वो सुन लीजिएगा जरा। दो स्टेट्स चल रही हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मुझे एक बात बताएं, स्टेट ऑफ रेस्ट में स्पीड क्या है? इनिशियल के फाइनल? इनिशियल भी जीरो है और फाइनल भी जीरो है। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जब स्पीड ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, तो फिर फोर्स क्या होगी? एफ नेट क्या होगी? सर नहीं होगी, जीरो होगी। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में यू और वी क्या है? सर है वो सेम है, लेकिन यू और वी अगर सेम है तो एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन जीरो है। इसका फिर मतलब क्या है? तो अगर ऑब्जेक्ट की स्टेट रेस्ट की है तो भी आप देखेंगे u जीरो, v जीरो, a जीरो, f नेट जीरो, सब जीरो, मतलब नेट फोर्स नहीं है, अनबैलेंस फोर्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहां क्या लिखा है? अगर यूनिफॉर्म मोशन है मतलब स्पीड कांस्टेंट है तो क्या है? स्पीड कांस्टेंट आ गई, u इक्वल्स टू v आ गया, a इक्वल्स टू,
और अगर a 0 है तो इसका फिर क्या मतलब है? अच्छा, इसका मतलब अगर f net 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मसला है। और अगर f net 0 है तो एक और मतलब भी है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सर ये भी सिचुएशन इक्विलिब्रियम है और ये भी सिचुएशन इक्विलिब्रियम है। किसी को मसला इस बात से? तो आपने गौर किया है, इधर 4 वर्जन्स लिखे हैं। क्या? An object is said to be, an object remains in the state of rest or in the state of uniform motion unless or until an external unbalanced forces, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये है तो यही रहेगा, ये है तो अच्छा। if net force is 0, if there is no unbalanced, rest continue होगा। state of uniform motion हुई तो uniform motion continue होगी, जिसका अल्टीमेटली इसको कलेक्टिवली कौन सी स्टेट कहेंगे? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। या हम क्या कहेंगे सर? अल्टीमेटली ये तो कह सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन 0 होगी। तो आई थिंक इन सब में क्या क्या कॉमन है? मुझे लगता है कि इसका एक ये वाला मतलब भी था कि इस बात को मुझे इधर लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या है? 0। इधर भी एक्सेलरेशन क्या है? इसका मतलब भी एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब भी एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब भी है क्या? f net 0, इसका मतलब भी f net 0, इसका मतलब भी है इक्विलिब्रियम, इसका मतलब भी क्या है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होना, नेट फोर्स का 0 होना, एक्सेलरेशन का 0 होना, और क्या? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में होना, यूनिफॉर्म मोशन में तो सब एक ही बातें हैं। मुसीबत सिर्फ ये है, ये सारी बातें मुख्तलिफ, सब क्या है? एक ही बात है। जरा मुझे बताएं, एक ही बात के कितने वर्जन हैं? 4। कि अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो नेट फोर्स कितनी है? 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होगी? रेस्ट में हुई तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में हुई तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। या कह दें सर, कलेक्टिवली कह दें सर, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितनी होना? 0 होना का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या होना? 0 होना। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करो जी। हाँ, v माइनस यू कितना है? अगर v और u सेम हो तो v माइनस यू कितना होता है? तो जब वो 0 तो बस 0 ओवर एनीथिंग, मैथ्स नहीं पढ़ी? 0 ओवर एनीथिंग इज, जब स्पीड कांस्टेंट है तो डेल्टा v क्या होगा? ना वो a = v माइनस यू। चलो मैं कहता हूँ टाइम 10 सेकेंड गुजर गए, लेकिन पहले भी स्पीड 20 थी, बाद में भी 20 थी, तो 20 - 20 ओवर 10 क्या आंसर है? 0 ओवर 10 क्या आंसर है? 0 ही है। ठीक है, तो टाइम को तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ u और v बराबर हैं तो बस काम खत्म। ठीक है, और किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? आई थिंक मैंने आपको न्यूटन का पहला लॉ समझा दिया है, और इसी पहले लॉ के अंदर ही क्या है? दूसरा लॉ भी है कि अभी तो बात हो रही है कि नेट फोर्स 0 है, तो पहचान उठ के बैठो, नेट फोर्स क्या है? 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? मैम आगे भिजवा दें, मुझे प्रिंट चाहिए, हो चुका है। सर को भले ही याद है, दे सकता, मैं तो नहीं दे सकता। मुझे उनको बोले ये वाला तो पहले ला के दें, ठीक है, और दूसरा भी दें, दोनों करवाएं जी, दोनों करवाएं। उनको बोले प्रिंट कराएं, क्लास को प्रिंट देना है। ये वाला पहले दीजिए, मैंने क्लास में पढ़ाना है, ऑर्गेनिक मैंने क्लास में पढ़ानी है। क्या बात हो रही है? जो बात होनी थी हो चुकी है। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाने लगा था, नहीं पढ़ा रहा, अब पढ़ाऊंगा। वैसे एक जुमला तो बोलने दें, क्या जुमला बोल सकता हूँ? कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो एक्सेलरेशन, और अगर नेट फोर्स कुछ हो तो एक्सेलरेशन भी कुछ होगी। किसको मसला इस बात से? ये तो आज हमने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था, क्या कहा था? कि फोर्स इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन होगी कितनी वो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें समझा देगा। खैर मैं पढ़ना चाहता हूँ, जब तक प्रिंट आता नहीं तब तक मैं पढ़ूंगा। न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है? वो भाई फरमाते हैं, इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, देन क्या? देन एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। पहले क्या था? इफ देयर इज नो नेट फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब क्या है? इफ देयर इज नेट फोर्स देन देयर इज एक्सेलरेशन। कितनी? सच दैट, क्या लिखा हुआ है? That acceleration is क्या?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड या नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, द मास। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोपोर्शनैलिटी आती होगी। क्या होती है प्रोपोर्शनैलिटी? ओ किधर लिखें, इधर आ जाते हैं। मैंने क्या कहा, कहता जी इफ नेट फोर्स अप्लाई हो रही है तो एक्सेलरेशन होगी। और एक्सेलरेशन कैसी होगी? एक्सेलरेशन ऐसी होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नेट फोर्स। किसको मसला है इस बात से? मतलब जितनी ज्यादा नेट फोर्स होगी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, उतनी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। एंड क्या, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, द मास ऑफ द। ये भी सही नहीं कि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको एक्सेलरेट कराना मुश्किल होगा, कोई लाइटर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको एक्सेलरेट कराना आसान होगा। तो एक्सेलरेशन का मास के कौन सा ताल्लुक, किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? इन दोनों को कंबाइन करो। कैसे कंबाइन होंगे? ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ नेट किधर आएगा, ऊपर, एम किधर आएगा, नीचे, कंबाइन हो गए। क्या एफ नेट ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम। एनी इश्यूज विद दिस? मुझे प्लीज बताइए। नो। अब क्या करूं, कंबाइन कर दिए। कंबाइन करने के बाद क्या करते थे, इक्वालिटी में लाओ, क्या होगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट ज्यादातर क्या होता है, तो अगर वो 1 है तो क्या हो जाएगा सर, 1 करने खत्म हो जाएगा। और अगर मैं कहूं कि जनाब साहब मुझे एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट नहीं बनाना, किसको सब्जेक्ट बनाओ, एम, वहां क्या हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये सारी मैथ्स हमें बड़ी अच्छी तरह से आती है। एम यहाँ डिवाइड हो, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या करूं, एम इंटू, आपको पता है किसका फार्मूला निकला है, क्या फार्मूला है, एम इंटू ए है जी। तो हम तो डिफाइन कैसे करते हैं, हम ये लिखेंगे फोर्स की जगह इट इज द पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द अदर, नहीं। हम ये लिखेंगे इट इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, नहीं। हम क्या लिखेंगे, हम तो वो फार्मूले से लिखते होते हैं जी। पुत्र पूछिए पूछिए पूछिए, क्या नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं है बेटा, आप उसको क्यों देख रही हैं? मैंने आपको कब कहा है कि आपने ये पेज देखना है? आप उस पेज को बंद कीजिए, घर जाके देखेंगे आप, ठीक है। अभी आप मेरा लेक्चर देखेंगे प्लीज, इस पेज को घर में पढ़ना है, मेरा लेक्चर पढ़िए, जो जो इस पे लिखा है मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं अपने सीक्वेंस में जा रहा हूँ। मैंने वो इनर्शिया को डिस्कस अभी नहीं किया, मैं बाद में कर लूंगा। मैं भी क्या डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा जनाब साहब वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। पहला लॉ है नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। दूसरा लॉ क्या है, नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। इसमें कोई मुश्किल बात है? कितनी है एक्सेलरेशन? इतनी है कि एफ नेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक ही, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी किया, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को 1 किया, 1 से जान छुड़ाई, एफ नेट को सभी बनाया, तो लो जी एफ नेट का फार्मूला आ गया। ये है जो हम पेपर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज डिफाइंड एज क्या, द प्रोडक्ट ऑफ क्या, मास एंड, यू रिमेंबर कल का लेक्चर, कल मास को किससे ज़रब दी थी, कल मास को किसी से मल्टीप्लाई किया था आपने, वेलोसिटी से, क्या बना था? अभी मास किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन से, क्या बन गया, फोर्स बन गई है। बच्चों बात समझ आ रही कि नहीं? मेरे पास सबसे आसान तरीका भी था कि चूंकि क्वांटिटीज बनानी है तो आपस में चीजों को मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं इतना कुछ पढ़ाए बगैर क्या करता, जैसे कल आपने मोमेंटम के साथ का सीधा सीधा क्या कह दिया, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, तो बेटा मैं अगर आज भी सीधा सीधा क्या कह देता, फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, तो किसी को मसला होता है जी। मैंने मोमेंटम भी तो सीधा सीधा लिख के जान छुड़ा दी थी, लेकिन मोमेंटम से मैं जान छुड़ाना चाहता था, फोर्स से मैं जान नहीं छुड़ाना चाहता। इसलिए मैंने फोर्स कहां से स्टार्ट किया, पुश और पुल से स्टार्ट किया। क्या था पुश और पुल? सर वो 1 से बात स्टार्ट किया आपने, फिर हमने कहा पुश और पुल से होता क्या है, आपने इफेक्ट्स पढ़ा दिए। इफेक्ट्स के नतीजे क्या निकला, सर एक्सेलरेशन पैदा होगी। मैं हालांकि तब भी न्यूटन के लॉस को इग्नोर मार के क्या कह सकता था, क्या फोर्स क्या पैदा करती है, एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो ठीक है जी, फोर्स इज डिफाइंड एज क्या, समथिंग मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। और वो समथिंग क्या होती, मैं समथिंग मैथ्स ले आता बीच में, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने कैसे किया, न्यूटन साहब को रिस्पेक्ट दी है थोड़ी सी, कि साहब बहादुर आप हैं बुजुर्ग इस चैप्टर के, आपके नाम पे इसकी यूनिट्स रखी गई हैं, तो आपके हिसाब से पढ़ेंगे, आप क्या कह रहे थे आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा पहले मैं पहला लॉ पढ़ा रहा था, पहले मेरा पहला लॉ पढ़ो, फिर उनका दूसरा लॉ पढ़ो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो बेटा एक चीज याद कर,
क्या याद कर लें, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। किसी को मसला है, बात खत्म है जी। आई थिंक यहाँ पे जाके मेरा ये लेक्चर खत्म होता है। आप कहाँ तक जाएंगे, आप ये टाइप्स ऑफ फोर्स तो ज्यादा बेहतर है क्या कह दें, इसको ज्यादा बेहतर है इक्विलिब्रियम कह दें, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कह दें। तो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन क्या, आपने पहले उसको कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ, कहते हैं आपका एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ क्या, इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, इफ नेट फोर्स इज जीरो। ये कहते हैं चारों अल्फाज एक ही हैं, जिस मर्जी को पहले लिखो जिस मर्जी को बाद में लिखो, कोई उसको परेशानी की बात नहीं है। सुन लीजिए मैंने 4 स्टेटमेंट्स क्या लिखी हैं। पहला क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अनटिल क्या नहीं होता, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाइड। इसी का उल्टा वर्जन क्या है, मतलब इसी जुमले को क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, एक्टिव पैसिव कहते होंगे कुछ, खैर जो भी है, पहला जुमला बाद में लगा दें, दूसरा जुमला पहले लगा दें, कुछ होता है इंग्लिश के अंदर। वो क्या कर दिया मैंने यहाँ पे दूसरे जुमले में, इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स या इफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड देन व्हाट, देन क्या, देन द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जिसका मतलब क्या था, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो तीसरा जुमला क्या आ गया, इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स या इफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड या इफ नेट फोर्स इज जीरो देन व्हाट, देन एक्सेलरेशन भी जीरो है। फिर चौथा मतलब क्या आ गया, क्या ऐसी सिचुएशन को व्हाई नॉट इसको इक्विलिब्रियम कह दिया जाए, कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्या, इफ अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट या इफ नेट फोर्स इज जीरो ऑन इट, इफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड ऑन इट। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये जो फ्रेजेस है ना, कौन सी वाली, नो अनबैलेंस्ड फोर्स, फोर्सेस आर बैलेंस्ड, एफ नेट इज जीरो और रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, यू नो सम ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फोर्सेस इज जीरो, सम ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये सब क्या जुमले हैं, एक ही जुमला है। कौन कौन जनाब, नो अनबैलेंस्ड फोर्स, पहला जुमला क्या है, नो अनबैलेंस्ड फोर्स, फिर फोर्सेस आर बैलेंस्ड, फिर नेट फोर्स इज जीरो, फिर ओवरऑल फोर्स इज जीरो, फिर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, फिर फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, फिर अपवर्ड इज इक्वल, ये सब के सब एक ही तरह की स्टेटमेंट्स हैं। इन सब से क्या होता है, अच्छा इन सब के बाद स्टेट ऑफ रेस्ट कहना एंड या और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों, इनकी जगह एक्सेलरेशन जीरो कह देना या इनकी जगह क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कह देना, ये सब क्या है, ये सब एक ही बातें हैं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं जी एक जुमला है देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, फिर एक जुमला है फोर्सेस आर बैलेंस्ड, फिर एक जुमला है नेट फोर्स इज जीरो, फिर एक जुमला है ओवरऑल फोर्स इज जीरो, फिर एक जुमला है रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, फिर एक जुमला और भी क्या है कि जी क्या बोलते हैं सम ऑफ फॉरवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ बैकवर्ड फोर्सेस, फिर एक जुमला है क्या जी, सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। ये सब जुमले क्या हैं बेटा, ये एक ही जुमला है, ठीक है। अच्छा इसकी जगह मैं क्या कह दूं, स्टेट ऑफ रेस्ट और क्या, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या दिया जाए, या फिर क्या दिया जाए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या दिया जाए, या फिर क्या दिया जाए, जीरो एक्सेलरेशन स्टेट क्या दी जाए, ठीक है। मतलब ये सब एक दूसरे के आपस में मिलते जुलते जुमले हैं और ये सब एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते जुमले हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं और इक्विलिब्रियम को हम जीरो एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो वो सब बातें, जब ये सब बातें होंगी तो क्या होगा सर, फिर तब ये सब बातें होंगी, या अगर ये सब बातें होंगी तो फिर वो सब बातें होंगी। किसको मसला है, इसकी वजह से इसका होना या इसकी वजह से इसका होना, दिस इज नोन एज क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए जी। अभी क्यों चेंज करूं, मैं तो न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा रहा हूं। मेरा तो पहला लॉ कह रहा है कि जी इक्विलिब्रियम है, बस है। अब इक्विलिब्रियम नहीं है वो तो अगला लॉ होगा। मैं भी अगले लॉ तक तो नहीं गया, मैं तो पहले लॉ की बात कर रहा हूं
कि जनाब साहब अगर फोर्स नहीं है, नेट फोर्स नहीं है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड बराबर हैं, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ओवरऑल फोर्स 0 है, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, मतलब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं होगी, या ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहेगा। ये सारी कहानी होगी। इस कहानी को न्यूटन का क्या कह रहे हैं? इसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहे हैं। आप में से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके, यहां से जरा आगे जाएं जी। इसी लॉ को वैसे उसने क्या कह दिया? लॉ ऑफ क्या? ये इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया असल में क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है? नो, व्हाट इज इट? हमने कहा इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, रादर इट्स अ क्वालिटी। व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी इज इट? कि इनर्शिया इज बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ क्या? वैसे तो इट्स अ मेजर ऑफ मास, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कहते इट्स अ मेजर ऑफ, हम कहते हैं जी इट्स द एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन व्हाट? टू रेजिस्ट चेंज इन व्हाट? इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ, कि अगर वो रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट चाहता है मैं रेस्ट में रहूं, ऑब्जेक्ट मूव करे तो वो चाहता है जी मैं मूव करता रहूं। अब ये उसकी क्या उसके अंदर कौन सी क्वालिटी कहते हैं? इस क्वालिटी को कहते हैं इनर्शिया, कि उसका एक इनर्शिया है, वो रुका हुआ है तो वो रुका रहता है, वो मूव कर रहा हो तो वो मूव करता है। अब किसका इनर्शिया ज्यादा है? सर जी जिसका मास ज्यादा होता है। इसलिए साइंसदान कहते हैं कि इनर्शिया इज काइंड ऑफ क्या? इट्स अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्या? मास। एंड मास इज क्या? इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्या? ऑफ इनर्शिया। कि मास एक क्वांटिटी होती है, इनर्शिया एक क्वालिटी होती है। तो इनर्शिया जो है वो क्वालिटेटिव बात है फॉर द मास, और मास जो है वो क्वांटिटेटिव बात है फॉर द क्या? फॉर द इनर्शिया। कि जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका कम मास होगा उसका कम इनर्शिया होगा। लेकिन इनर्शिया का जुमला यहाँ क्यों ऐड किया गया? पहले लॉ को इनर्शिया से क्यों इंगेज किया गया? क्यों कहते हैं जी पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया? बिकॉज वो इनर्शिया का मतलब ही क्या है? कि मैं रुका हूं जी, मैं रुका रहूंगा, मैं नहीं हिलूंगा। मैं हिल रहा हूं जी, मैं हिलता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं रुकोगे? जनाब मेरा इनर्शिया है। तुमने रोकना है, फोर्स लगा लो। हाँ, तो वो कहते हैं यहाँ फोर्स के बगैर इनर्शिया कंट्रोल, मतलब इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? कि वो अपनी हालत को तब्दील नहीं करता। कौन सी हालत को? रेस्ट में है तो रेस्ट की हालत में रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में रहता है। इस हालत को चेंज, अच्छा तो इसको चेंज करने के लिए, अच्छा कब तक चेंज नहीं करता? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई, हाँ अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो गई तो क्या होगा? तो ये हालत चेंज होगी। यहां से न्यूटन का सेकेंड लॉ स्टार्ट होगा। वो कहता है जनाब साहब क्या होगा? अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुई तो क्या होगा? हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होगी। और वो एक्सेलरेशन कैसी होगी? वो एक्सेलरेशन विल बी क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या? नेट या अनबैलेंस फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं किसकी प्रोपोर्शनल बना रहा हूं? एक्सेलरेशन की। किसकी? याद रखिए मैं एक्सेलरेशन की प्रोपोर्शन बना रहा हूं। और उसके लिए मैंने क्या बोला जी? पहले मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझाया था। अब जो है वो न्यूटन साहब के सेकंड लॉ पे जाते हैं जी। न्यूटन साहब अपने सेकंड लॉ में क्या फरमा रहे थे जी? वो कहते हैं, पहले लॉ में कहते हैं जी अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म, जो भी कहते हैं। मतलब पहले लॉ में कहते हैं जी अगर नेट फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। दूसरे लॉ में क्या कहते हैं? अगर नेट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी। मतलब इफ क्या? इफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब इफ देयर इज एनी नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन क्या? एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। एंड दैट एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज्यादा आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, जितनी ज्यादा आपकी नेट फोर्स होगी, उतना ज्यादा क्या होगा? उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। लेकिन एक्सेलरेशन का नेट फोर्स का तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, बट इट इज क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्यों? ये वो इनर्शिया वाला मसला है। जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेट, वो क्या करेगा? वो रेजिस्ट करेगा किस चीज को? अपनी चेंज को, कि जी मैंने एक्सेलरेशन नहीं होनी देनी, लेकिन वो एक्सेलरेशन तो होगी। फोर्स ने एक्सेलरेशन तो करानी है, लेकिन हाँ जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, लेकिन जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लें क्या बनता है जी? A इज इक्वल टू एफ नेट ओवर एम। फिर क्या करूं? प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में करें तो क्या होता है? सर जी एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ज्यादातर क्या होता है? 1 होता है। एफ नेट ओवर एम
फिर एफ, एम के इधर क्या हो रहा है, ए का तो फॉर्मूला है हमारे पास v माइनस यू ओवर, तो यहाँ मैं ए को क्यों सब्जेक्ट बनाऊं, मेरे पास जो नई टर्म है वो कौन है, तो मुझे एफ को सब्जेक्ट बनाना चाहिए ना। तो अगर आप एफ को सब्जेक्ट बनाते हैं तो यू नो व्हाट, वो एम वहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू ए, देर इट कम्स क्या जनाब साहब, द O3 लेवल की जो O लेवल की जो फाइनल उनकी डेफिनेशन है वो जनाब साहब ये है, क्या कहते हैं वो, फोर्स इज डिफाइंड एज क्या, द प्रोडक्ट ऑफ क्या इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए जी। क्या बस उसका एक इनर्शिया है, हाँ उसके अंदर मास है, तो अच्छा पहले मैंने इस भाई को हिलाने की कोशिश की है, अब जरा इस भाई को हिलाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए भाई, और नहीं जोर क्यों लगाना है, जोर क्यों लगाना है, आपका वजन आ जाए, आ जाए। तो क्या होगा जी, ये भाई आराम से आ गए हैं, तो वो उनका मैच ज्यादा है, इनका मैच कम है, उसको हिलाता हूँ हिलता ही नहीं है, इसको मैंने थोड़ा सा खींचा तो हल्का फुल्का ही गया है, पहले जोर लगा सर मैं नहीं हिलूंगा, ठीक है, तो अपने इनर्शिया पे छोड़ देना अपने आप को भाई, ठीक है जी। अच्छा हाँ, सिर्फ को खींचूंगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि जनाब साहब क्या इनर्शिया है क्या नहीं है। तो बुशरा मैडम ये तो फैक्ट है, तो नजर आ रहा है, दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है जी। मुझे अगर आपने किसी ने मेरी तरफ क्या कहते हैं यू नो पेन फेंका, मैंने रोक लिया है, अब आप कहें सर जी ट्रक आ रहा है आपकी तरफ, हाँ सुपरमैन कार्टून में होता है वैसे, वो बड़ा जोर लगा के उसको रोकना पड़ता है। बचपन से आपने कार्टून नहीं देखे लगता है, वो किसी कार्टून में बैटमैन जो है ना, नहीं बैटमैन, स्पाइडरमैन ट्रेन रोक रहा है, ठीक है जी, वो हो रहा है, रोक रहा है, नहीं रुक रही है बेचारे से, सारा उसका जो क्लोथिंग है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। सो कुछ सिखाया जा रहा है वहां पे, उस कार्टून में क्या सिखा रहे हैं, जिसका मैथ बहुत ज्यादा होगा उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्यों जी सर उसका मैथ ज्यादा होगा। अब बस ये तो फिजिक्स की बात है, फिजिकल बात, क्या इसको केमिस्ट्री से समझाऊं, नहीं तो मैं इसको एटम के साथ ये होता है, मैथ्स है, फिजिक्स है, ऑब्वियस है, ठीक है, कि हर ऑब्जेक्ट का एक मैथ्स है, उस मैथ्स की इन्वॉल्वमेंट है, मैथ्स जिसका ज्यादा है उसको हिलाना भी मुश्किल है, उसको रोकना भी मुश्किल है, वो अगर रुका हुआ हो तो उसको चलाना मुश्किल है, वो चल रहा हो तो उसको रोकना मुश्किल है, या नहीं। मतलब मैंने भी एग्जांपल दी, जो लोग बैठे हुए हैं इनको चलाने में से जिसका मैथ्स ज्यादा है उसको चलाना मुश्किल है, जिसका मैथ्स कम है उसको मूव कराना आसान होगा, और अगर कोई भागता भागता आ रहा हो इन दोनों में से, मैं तो वही साइड पर ही हो जाऊंगा।